मित्रों नमस्ते। कल के लेक्चर में हमने 20 साल बाद जो धूमिल की कविता है उस कविता पर अपनी बात रखनी शुरू की थी। कवि ने इस कविता के माध्यम से एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न किया है वह सबसे बड़ा है, जिसकी कल हम चर्चा कर रहे थे। 20 साल बाद मैं अपने आप से एक सवाल करता हूँ कि जानवर बनने के लिए कितने सब्र की ज़रूरत होती है। कवि ने खुद से सवाल किया है, हम लोगों से नहीं, लेकिन यह सवाल जो है हम सभी पर सार्थक और प्रासंगिक प्रतीत होता है। जानवर बनना बहुत आसान है। राजनीति में तो आजकल से बहुत सारे गेंडे ही बैठे हुए हैं, इसलिए जानवरों की आज कोई कमी नहीं है। जहां भी हम देखते हैं दो पैरों पर कपड़े पहने हुए ही जानवर नजर आते हैं। और इस स्थिति में सर्वसाधारण मनुष्य, जिसकी परवाह करने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए वो क्रोधित होता है और जानवर की तरह वो भी बर्ताव करता रहता है। इसलिए कुपित होकर, क्रोधित होकर धूमिल यह सवाल हम सब से करते हैं, अपने आप से करते हैं, महत्वपूर्ण। लेकिन यह सवाल केवल उन पर नहीं, हम सब पर सार्थक है। जानवर बनने के लिए कितने सब्र की जरूरत होती है, और बिना किसी उत्तर चुपचाप आगे बढ़ जाता हूं। हर एक को अपने मन की बात का पता होता है कि जानवर बनने के लिए कितने सब्र की जरूरत होती है। कवि को भी उसका उत्तर मालूम है, और जो लोग कविता पढ़ रहे हैं इस कविता को, या इस कविता को पढ़ा रहे हैं, या जो लोग इस कविता को सुन रहे हैं आप जैसे, उन सबको मालूम है जानवर बनने के लिए कितने सब्र की जरूरत होती है। और बिना किसी उत्तर चुपचाप आगे बढ़ जाता हूँ। कवि कहता है कि मैं बिल्कुल खामोश होकर आगे जाता हूँ, क्योंकि आजकल मौसम का मिजाज यूँ है कि खून में उड़ने वाले पशुओं का पीछा करना लगभग बेईमानी है। खून में उड़ने वाले पशुओं का पीछा करना लगभग बेईमानी है। आज जो मौसम है, आज का जो वातावरण है, वो पूर्णतः खून से सना हुआ माहौल है। जहाँ भी हम देखते हैं हर जगह पर, हर स्थान पर हमें हिंसा और हिंसा के अलावा कुछ और हमें नज़र ही नहीं आता। और इसलिए कवि कहता है कि खून में उड़ने वाले उनका पीछा करना लगभग बेईमानी है। उसका कोई मतलब ही नहीं है। जो आदमी खून का प्यासा होता है उसके सामने जाकर आप कितना भी शांति का पाठ क्यों न पढ़ाए, लेकिन वो आदमी आपकी बात नहीं सुनेगा, उल्टे आपके गर्दन को काट देगा। इसलिए कवि कहता है कि मौसम ही ऐसा है कि सवाल, अगर कोई आदमी सवाल करता है तो सवाल करने वाले को भी खत्म किया जाता है, क्योंकि वर्तमान परिवेश ही ऐसा है कि जहाँ कोई अगर सवाल करता है तो उसे तात्काल जो है प्रभाव से खत्म किया जाता है। और इसी कारण आजकल लोग जो है सवाल पूछने से भी डर रहे हैं। आगे कर देखिए कवि क्या कहता है। दोपहर हो चुकी है, हर तरफ ताले लटक रहे हैं, दीवारों से चिपके गोली के छर्रों और सड़कों पर बिखरे जूतों की भाषा में एक दुर्घटना लिखी गई है। पहले घर के दरवाजे बंद नहीं हुआ करते थे, दरवाजे खुले रहा करते थे। आज दरवाजे बंद रहते हैं। लोग पेट के लिए घर से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते समय घर पर ताला लगाते हैं। हर तरफ ताले लटक रहे हैं। ये ताले केवल मित्रों घर पर नहीं है, बल्कि हम सबके मन पर भी है, क्योंकि हमारे पड़ोस में कौन रहता है इसकी हमें जानकारी नहीं होती। हम किसके पड़ोसी है या हमारे पड़ोसी को भी मालूम नहीं होता कि हमारा नाम क्या है, और न हम अपने पड़ोसी का नाम जानते हैं। इस स्थिति में या ऐसे माहौल में जो है दोपहर हो गई है और घर के हर दरवाजे पर ताले लटक रहे हैं। दीवारों से चिपके गोली के छर्रों और सड़कों पर बिखरे जूतों की भाषा में एक दुर्घटना लिखी गई है। कहीं कोई दंगा फसाद हुआ है, इसलिए वहाँ कोई दुर्घटना हुई है, और उस दुर्घटना को कवि इन शब्दों में प्रकट कर रहा है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया होगा, गोलियां चलाई होगी। कवि लिखता है, दीवारों से चिपके गोली के छर्रों और सड़कों पर बिखरे जूतों की भाषा में एक दुर्घटना लिखी गई है।
हम लोग हम हिंदुस्तानियों की एक सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि अपने आप को बहुत बड़े शूरवीर सूरमा मानते हैं, लेकिन जब सामने वाला आपसे बढ़कर है ऐसा आपको जब प्रतीत होता है उस समय आप फौरन वहां से भाग जाते हैं। दीवारों पर गोली के छर्रे जो है वो चिपके हुए हैं, यानी दीवार के अंदर धंस गए हैं। सड़कों पर बिखरे हुए जूतों का जो है वो बहुत सारा कचरा की तरह वो दिखाई दे रहा है। और यह जूते जो है वो इस बात की गवाही देते हैं कि इसको पहनने वाला आदमी कितना डरपोक है। ये जूते यह भी बताते हैं कि यह आदमी जो है अपनी जान को कितना चाहता है। ये जूते इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जब मुश्किल की घड़ी आती है तो इसे पहनने वाला आदमी एक स्थान पर खड़ा होकर इसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो बिखरे हुए जूतों की भाषा में एक दुर्घटना लिखी गई है। कोई दुर्घटना हुई है, अर्थात गोलाबारी हुई है और इसी के कारण जो है वो लोग इधर उधर भाग रहे हैं और भागने के कारण जो है वह जूते बिखरे हुए हैं। आगे कवि लिखता है, हवा से फड़फड़ाते हुए हिंदुस्तान के नक्शे पर गाय ने गोबर कर दिया है। ये गाय भी हम भारतीयों का ही प्रतीक है। हम भारतीय जो होते हैं अपने खुद के संदर्भ में जो है वो बहुत ही स्वच्छ साफ सुथरे होते हैं, सफाई चाहते हैं। लेकिन यह बात अपने निजी जीवन की हुई। दिन में 3 बार नहाएंगे, 4 बार मुंह धोएंगे, 5 बार मेकअप वगैरह करेंगे, अपने घर का कचरा आंगन में डालेंगे और आंगन का कचरा पड़ोसी के आंगन तक धकेल देंगे। यही तो है। कवि लिखता है, हवा से फड़फड़ाते हुए हिंदुस्तान के नक्शे पर गाय ने गोबर कर दिया है। ये गाय भी मित्रों एक प्रतीक ही है और यह प्रतीक इस बात को स्पष्ट करता है, जिस प्रकार से गाय ने हिंदुस्तान के नक्शे पर गोबर किया है, ठीक उसी प्रकार से हम दिन ब दिन हर रोज हिंदुस्तान को मैला करते जा रहे हैं। हमारी इस मातृभूमि को साफ सुथरा रखना यह हमारा परम कर्तव्य है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे प्रधानमंत्री को आखिरकार बीच पर जाने के बाद पता चलता है कि कितना कचरा बिखरा हुआ है और इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री उसको उठाते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं इस देश का। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि हम अपने निजी जीवन में जितने साफ सुथरे होते हैं, अपने सार्वजनिक जीवन में जो है हम उतने ही मैले होते हैं और अपना मैल जो है उस मैल को साफ करने की हमारे पास वो क्षमता नहीं होती। तो ये जो गाय का प्रतीक है, यह प्रतीक भी इसी बात को स्पष्ट करता है कि जिस प्रकार से गाय ने हिंदुस्तान के नक्शे पर गोबर किया है और हिंदुस्तान के नक्शे को जो है वो मैला बना दिया है, ठीक उसी प्रकार से हम भारतीय हर रोज जो है वह अपने देश को गंदा मैला करने में कोई हिचक नहीं रखते। मित्रों, ये वर्तमान परिवेश है। हम अपना घर साफ सुथरा रखते हैं, कचरा जो होता है आंगन में डालते हैं, आंगन का कचरा जो होता है वो रास्ते पर फेंकते हैं या पड़ोसी के आंगन में डालते हैं। ये जो हिंदुस्तान की दुर्दशा है और इसके लिए हमें साफ सफाई अभियान चलाना अगर आज 21वीं सदी में भी पड़ रहा है, जिसके 21 साल लगभग समाप्त हो गए हैं, तो इससे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य कोई नहीं है कि हम सार्वजनिक जीवन में हमें जो साफ रहना चाहिए वो आदत हमने अभी तक खुद को लगाई नहीं है। और यही वजह है कि अगर आप रेल से सफ़र करते हैं, बस से सफ़र करते हैं, तो कोई गांव आता है इसकी सूचना देने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि गांव के बाहर से ही गांव की
जो खुशबू है वो हमारे नथुनों में घुस जाती है और हम कहते हैं मन ही मन में कि कोई गांव नज़दीक है। अधिक स्पष्टीकरण करने की मित्रों हमें नहीं लगता कोई आवश्यकता है। मित्रों यहाँ हम रुकते हैं। इसका दूसरा हिस्सा आज हमने देख लिया, तीसरा हिस्सा कल के लेक्चर को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।